एवरीवन, द लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर हमें इबो की कुछ पुरानी लाइफ के बारे में जानने को मिला था, जहाँ उसकी अर्ली लाइफ कैसी थी, यानी कि उसके पेरेंट्स के बाद इबो की फाइनल लाइफ को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और हमें एक नज़र देखने को मिली थी इबो की लाइफ के बारे में, क्योंकि हम जान की लाइफ के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, पर एज अ फर्स्ट नॉवल में भी और एज अ सेकंड नॉवल में भी हमने इबो की पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझा। पर अब धीरे धीरे अगर इबो की लाइफ भी खुलने लगी है, अब उसी के आगे देखते हैं आगे क्या होता है। उन सारी बातों से दूर होकर बस इबो अपने कमरे की तरफ चला जाता है दबे पाँव, ताकि किसी को एहसास भी ना हो। एंड कमरा बंद करते के साथ ही उसकी पूरी बॉडी जैसे उसकी सारी ताकत को छोड़ देती है और वो बस वहीं फर्श पर बैठ जाता है। कितनी ही देर तक उस फर्श पर ऐसे ही बैठा रहता है, इस बारे में उसे भी नहीं पता था। और उसके बाद कब वो अपने बिस्तर पर गया, इसके बारे में भी कोई ख्याल नहीं था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह ऊपर सीलिंग को निहार रहा था। बहुत देर तक वो ऐसे ही निहारता रहता है। आंट जियांग से एक बार फिर से वो सारी बातें सुनकर इबो के माइंड में पुरानी सारी मेमोरीज जैसे जैसे बस ताज़ा हो गई थी। उसके दिमाग में वो दिन चलने लगता है जिस दिन उसने अपने डैड को खोया था, जान को खोया था, सब कुछ खोया था। और ये सब कुछ हुआ कैसे था? इबो जैसे कई पुरानी यादों में फिर से पहुंच गया था। वही दिन था जब वो न्यूज़ फर्स्ट टाइम टीवी पर फ्लैश हुई थी, पर इबो से मिस कर गया था क्योंकि वो बाथरूम में था और टीवी बस चालू था, तो इबो तक आवाज़ पहुंच नहीं पाई थी। और उसके बाद इबो को एक मीटिंग में बहुत जल्दी जाना था, तो बस सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करता हुआ अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस में चला गया था। अपने ऑफिस में बस काम करता रहता है, बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठकर वहाँ सिर्फ बिजनेस की बातें चल रही थी। बाहर बाहर क्या हो रहा है इबो को कुछ आइडिया नहीं था। वो अपने फ़ोन से भी दूर था, तो एटलीस्ट किसी भी पॉइंट से लेकर इबो तक वो न्यूज़ नहीं पहुँची थी। पर जब तक कि वो एक पब्लिक अपीयरेंस के लिए लूसी का वेट नहीं कर रहा था। वो सेक्रेटरी जो के साथ था एंड वो उनसे बातें कर रहा था कुछ बिजनेस को रिलेटेड लेकर। सेक्रेटरी जो इबो को बता रहे थे कि किस तरीके से उन्हें पब्लिक अपीयरेंस करनी है एंड मीडिया के सामने जाकर क्या बोलना है। इबो सब कुछ सुन रहा था, पर उसका दिल पता नहीं कि अंदर से बहुत घबरा रहा था, सिर्फ सी बेचैनी हो रही थी। इसलिए वो सेक्रेटरी जो से एक्सक्यूज़ लेकर जान को फ़ोन मिलाने के लिए चला जाता है। वो जान की आवाज़ सुनना चाहता था एक बार, क्योंकि जब से वो अफ्रीका से लौटा था उसने जान से एक बार भी बात नहीं की, तो आज वो बस बात करना चाहता था, या फिर वो जान को बस एक बार बताना चाहता था कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि जान को अगर कभी भी ये सब चीज़ों के बारे में पता चला तो वो पता नहीं सब बातों को कैसे लेगा, यही सोचकर बस इन्होंने फ़ोन डायल कर दिया था। पर सरप्राइजिंगली फ़ोन आउट ऑफ रीच जा रहा था। वो जानता था कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो काफ़ी बार डायल करता है, पर हर बार जवाब सिर्फ यही रहता है। और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं उसके अंदर की बेचैनी को बढ़ा दिया था। वो बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी एक शख्स उसकी तरफ भागता हुआ था। इबो ने पीछे मुड़कर देखा तो लूसी आई थी एंड लूसी का पूरा चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि वो यहाँ पर भागते हुए आई है। इबो ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें, सब कुछ ठीक तो है? लूसी ने इबो का इस तरीके का काम बिहेवियर देखा और उसके फेस पर इस तरीके के एक्सप्रेशन देखे तो उससे समझ नहीं आया कि क्या इबो को पता नहीं है, ये वो जानबूझकर ऐसे रिएक्ट कर रहा है। लूसी ने कहा, आई मीन सीरियसली तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? मुझे तो लगा था इस वक्त तुम पागल हो चुके होंगे और इधर बस घूम रहे होंगे। इबो ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या बोल क्या रही हो तुम? लूसी ने कहा कि तुमने न्यूज़ नहीं देखी? ये क्या तुम्हें बस थक हार कर वही बेंच पर बैठ जाती है। इबो को समझ नहीं आया लूसी किस न्यूज़ के बारे में बात कर रही है। इबो ने कहा, किस न्यूज़ के बारे में? लूसी ने कहा, माय गॉड, पूरा चाइना इस वक्त जल रहा है। आई मीन बीजिंग में तूफान आ गया है, एक डॉक्टर का रेप का केस चल रहा है और वो डॉक्टर तुमसे रिलेटेड है। जैसे ही लूसी ने ये कहा, इबो के कान खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, क्या बोल रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, तो वो लूसी की तरफ देखने लगा। लूसी भी समझ गई थी कहीं ना कहीं इबो को शायद इस बारे में पता नहीं है। उसने खड़े होते हुए कहा, आई एम सॉरी, क्या तुम्हें सच में पता नहीं है? इबो ने कहा, लूसी ने कहा, एक्सक्यूज मैम, मेरे पर चिल्लाओ मत, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हमारी मेरी और तुम्हारी उस पब्लिक अपीयरेंस की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट को किसी ने एकदम से ओवरटेक कर लिया है। रातों रात लोगों की ज़बान पर अब मेरा और तुम्हारा नाम नहीं है, लोगों की ज़ुबान पर तुम्हारे उस स्पेशल डॉक्टर का नाम है। क्या नाम था उसका? शाओ कर कोई नाम था ना उसका, जो हमें वहाँ मिला था डांस उसमें तुम्हारे डांस कंपटीशन में। एक तो वो लूसी याद करने लगी क्योंकि उसे जहाँ का नाम याद नहीं आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ इबो की घबराहट बहुत बढ़ती जा रही थी। इबो ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? लूसी ने कहा, देखो मैम, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पर मीडिया के अंदर एक स्कैंडल सामने आया है और उस स्कैंडल के अंदर उस डॉक्टर का नाम सामने आया। उसे मीडिया ने पीडोफाइल बताया। उसने एक लड़की का रेप करने की कोशिश की। वो लड़की कौन है इसके बारे में तो अभी कोई डिटेल नहीं है, पर हाँ, उस डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ डिटेल है। किस तरीके से उसने उस लड़की को मोलेस्ट किया, उसका पीछा किया और उसे हरास किया। वो ऑलमोस्ट 2 साल तक उसके साथ ये सब कुछ करता रहा था और उसके बाद वो उसका रेप करना चाह रहा था। कैसे कैसे लोग हैं, और आज वो डॉक्टर है, कितने सारे पेशेंट्स को देखता है, स्पेशली लड़कियों को वो चेक करता होगा। लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सॉरी इबो, पर तूने कैसे कैसे लोगों को अपने सर्कल में इंक्लूड कर रखा है? लूसी की सारी बकवास बातें सुनकर इबो बस पैरालाइज हो गया था। वो लूसी को वहीं बोलता हुआ छोड़कर सेक्रेटरी जो की तरफ जाता है एंड सेक्रेटरी जो को भी छोड़ता हुआ बस कंपनी के उस रूम में आ जाता है जहाँ पर बड़ा सा टीवी लगा हुआ था। उसने वहीं साइड रिसेप्शन से रिमोट लिया एंड न्यूज़ चैनल को खोल दिया, जहाँ पर इस वक्त हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर चल रही थी, तो इबो को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। एंड उसने सामने जो कुछ भी देखा
एकदम तो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल ली थी, क्योंकि सामने उस शख्स का चेहरा शो हो रहा था जिसे ईबो का दिल, उसकी आत्मा, उसका शरीर, उसका दिमाग एक एक कण जानता है। पर उस शख्स का नाम या किन शब्दों के साथ जोड़ा जा रहा है ईबो को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी, तो जितने भी लोग उस वक्त उस बिजनेस हॉल रूम में थे, सबका ध्यान भी उस न्यूज़ में आकर अटक गया था। लूसी भी दौड़ते हुए ईबो के पास आ गई थी और सेक्रेटरी जो भी। लूसी ने कहा, देखा, मैं इसी डॉक्टर की बात कर रही थी। हाँ, इसका नाम शाहजान है। शाहजान, अब मुझे याद आया। सॉरी ईबो, पर सच में तुम्हें लोगों से दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए, उनके बैकग्राउंड को खंगालना चाहिए। ऐसे लोग तुम्हारे लिए। पर इससे पहले कि लूसी एक बार भी और एक शब्द आगे क्या पाती, ईबो ने लगभग बहुत तेजी से चिल्लाते हुए कहा, शट अप, शट द फक अप। ईबो की इतनी तेज आवाज सुनकर, उसका ऐसा आउटबर्स्ट देखकर एक लूसी बस फ्लिंच कर उठी थी, और बाकी जितने भी लोग वहाँ उस कॉरिडोर, उस रूम में खड़े हुए थे, वो बस ईबो की तरफ देखने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी जो भी वहाँ पर भाग कर आते हैं। उन्होंने अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर। ईबो ने सेक्रेटरी जो की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या चल रहा है? ये टीवी पर क्या चल रहा है? हाँ। सेक्रेटरी जो बस चुप हो जाते हैं, वो अपनी फाइल को बस कस कर पकड़ लेते हैं। ईबो ने सेक्रेटरी जो की तरफ जाते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये टीवी पर क्या चल रहा है और मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? मुझे क्यों नहीं पता? गॉड डैम इट, बोलिए। ईबो कितनी बार पूछने की कोशिश करता है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। सेक्रेटरी जो ने कहा, सर, हमें मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए, आपके पब्लिक अपीयरेंस है। ईबो ने कहा, फक दैट अपीयरेंस, मुझे भी इस न्यूज़ के बारे में जाता है। ये कहते हुए उसने वापस से रिमोट लिया, चैनल को पलट कर वो देखने लगा। हर तरफ बस यही न्यूज़ आ रही थी, सान का नाम हर जगह फ्लैश हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पर यूहानी ने जानबूझकर प्रेस को बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि ये न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल के ऊपर हो, और ना ही सिर्फ न्यूज़ चैनल के ऊपर, स्पेशल पीआर टीम इसे बाकी सारी सोशल मीडिया साइट पर भी बस ट्रेंड करा रही थी, इसीलिए हर जगह ये न्यूज़ थी। पर ईबो, उसके लिए सब कुछ रजिस्टर करना आसान नहीं था। अभी भी तो वो इतनी सारी बड़ी चीज़ से बाहर निकला है, अपने डाइट की टेंशन, पूरी कंपनी का तारमतार उसके कंधों पर है, बोर्ड मीटिंग होने वाली है, पब्लिक अपीयरेंस है, लूसी और उसके बीच की रिलेशनशिप में जो सब कुछ चल रहा है वो सारा क्लेरिफिकेशन उसे जान को देना है। और जान अचानक से ये क्या हो गया? ईबो बस यही इस पूरे कश्मकश में डूबा हुआ। तभी सेक्रेटरी जो उसके पास आते हुए कहते हैं, मास्टर, अब इन सब चीज़ों का वक्त नहीं है, मेरी बात सुनिए, प्लीज़ चलिए, समय हो रहा है। पर सेक्रेटरी जो की बात ईबो के कानों में जैसे जा ही नहीं रही थी। लूसी भी ईबो की सारी हरकतों को देख रही थी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया। एक तो ईबो का इस तरीके का आउटबर्स्ट, और ऊपर से ऐसी हरकतें। ईबो बस किसी पागल की तरह बिहेव कर रहा है, वो बस लगातार फोन डायल कर रहा है, सामने टीवी की स्क्रीन पर देख रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कितना घबराया हुआ है, ये शायद वहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान महसूस कर सकता था। पर ईबो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, नहीं अपनी इमेज का, नहीं अपनी हरकतों का, हर लोग उसे किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ईबो डिडंट केयर एनीथिंग। पर कहीं ना कहीं लूसी को तो केयर थी ना, और ऊपर से उसके दिल में वो दर्द उठ रहा था जिस तरीके से वो परवाह कर रहा था एक ऐसे शख्स के लिए जो सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसके नाम के साथ कुछ अच्छा नहीं जुड़ा हुआ। पर उसकी परवाह देखकर लूसी को बस अजीब सा लग रहा था। ईबो की आंखों में वो एक अलग से इमोशंस थे जो कहीं ना कहीं लूसी को डरा रहे थे। ईबो की फियांसे बनने के बाद कहीं ना कहीं लूसी के मन में एक होप जागी थी कि शायद इन फ्यूचर कभी ईबो उसे पसंद कर पाए। पर अभी ईबो की हालत देखकर साफ अपना जवाब मिल गया है। ईबो और लूसी की जब बात हुई थी उसकी इंगेजमेंट से पहले, और ईबो ने जब बताया था लूसी को कि वो किसी से प्यार करता है, क्या वो शख्स, लूसी कहीं ना कहीं समझ तो गई थी कि उस दिन उस पार्टी में उस इंटरेक्शन को देखकर, सान का ईबो से बिहेवियर देखकर, फिर ईबो ने उस तरीके से जिस तरीके से कन्फेस किया था लूसी से, पर आज ये सब कुछ देखकर लूसी को एक होप जागी थी उसके मन में कि शायद वो शख्स जान ना हो। तभी लूसी इस तरीके से जानबूझकर ईबो के सामने बिहेव कर रही थी और जानबूझकर वो शब्दों को बोल रही थी। पर अब ईबो का इस तरीके का बिहेवियर उसके लिए साफ जवाब था, इसीलिए वो अपनी बस जगह पर ऐसे ही फ्रोजन खड़ी रहती है जैसे कि उसकी बॉडी से उसकी सोल निकल गई हो। वहीं दूसरी तरफ ईबो बहुत देर तक भी जब सान से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाता तो उसने बस सेक्रेटरी जो की तरफ देखा, उन्हें एक लुक दिया और वो बस वहाँ से भाग गया। सेक्रेटरी जो बस ईबो को देखते ही रह जाते हैं। उन्हें ईबो से यही उम्मीद थी, इसलिए सुबह से वो सारी बातों को, इन सारी न्यूज़ को ईबो से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर अब सब कुछ फिजूल है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही चैंग को एक खबर मिलती है, वो भी बस भाग कर दौड़ कर उसी रूम में आता है। पर अफसोस वहाँ सिर्फ वही लोग थे। चैंग ने सेक्रेटरी जो की तरफ जाते हुए कहा, ईबो कहाँ है? ईबो कहाँ है? सेक्रेटरी जो ने कहा, काश मुझे भी पता होता, पर वो सब कुछ छोड़कर बस चले गए। हमें सब चीज़ों को कैसे संभालूं? पब्लिक इंतज़ार कर रही है, मीडिया इंतज़ार कर रही है, एक स्टेटमेंट देना था, इंटरव्यूज़ होने थे, और वो बस। चैंग ने कहा, मैं सब कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ईबो ने न्यूज़ देख ली? सेक्रेटरी जो ने कहा, ऑफ कोर्स, हर प्लेटफॉर्म पर है तो वो तो देखेंगे ही ना। चैंग ने कहा, शिट, ये नहीं होना चाहिए था, पर ये सब कुछ हुआ कैसे? हाँ, इंसान के बारे में न्यूज़ आखिर आ कैसे रही है? सेक्रेटरी जो ने कहा, मुझे कैसे पता होगा? मुझे भी नहीं पता,
हमारे मास्टर की लाइफ में ऐसे लोग क्यों हैं? जंग ने कहा। क्या कहा आपने? सेक्रेटरी जो ने कहा। इस टाइम पर मास्टर की लाइफ में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जो उनकी इमेज के ऊपर कोई भी डाउट करे, कोई भी क्वेश्चन उठाए। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। आप जानते हैं ना इस वक्त बोर्ड मेंबर कितने ज़्यादा खिलाफ हैं, और अगर इस तरह के कोई स्कैंडल उनके सामने सामने आ गया लोगों के, तो लोग कहीं ना कहीं मास्टर को भी उनसे लिंक करने लगेंगे। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? जंग का दिमाग इस वक्त किसी और दिशा में दौड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी जो कह रहे थे वो बस उससे गुस्सा दिला रहा था। जंग चिल्लाते हुए कहा, आपको सिर्फ बिजनेस की परवाह है ना, सिर्फ बिजनेस की, पर मुझे मेरे दोस्त की परवाह है। आप नहीं जानते क्या क्या हो गया है। ये कहते हुए जंग बस दौड़ गया था सेक्रेटरी जो को वहीं छोड़कर, क्योंकि वो जानता था इस वक्त ईबो बिल्कुल भी ठीक माइंड स्टेट में नहीं होगा और वो किस तरीके का फैसला ले सकता है, क्या हरकतें कर सकता है, या वो क्या करेगा या क्या कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे ख्याल बस जंग के दिमाग में चल रहे थे। इसलिए वो बस ईबो को लगातार कॉल डायल करे चले जा रहा था और जगह जगह पर ढूंढ रहा था। सबसे पहले वो घर जाता है पर घर पर कोई नहीं था। इसके बाद जंग ने हर एक पॉसिबल जगह पर जाकर चेक करने की कोशिश की, पर ईबो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। इस बीच में वो सारे मैटर को भी और ज़्यादा जानना चाह रहा था कि आखिरकार ये हुआ क्या है। ये सारे सिलसिले को जानने के लिए वो जी के हॉस्पिटल भी गया था और बीच में वो जी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा था, पर कहीं से भी कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पर हॉस्पिटल के बाहर जाना तो जंग के लिए शायद सबसे वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर जो माहौल था वो तो बहुत बहुत ज़्यादा भयानक था। कितने ही सारे प्रोटेस्टर्स वहाँ खड़े हुए थे, ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड में जहाँ जैसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। सब लोग बस प्रोटेस्ट कर रहे थे। मीडिया वहाँ पर बस अपना जमावड़ा लगाकर खड़ी हुई थी, सवाल पूछे जा रहे थे, हॉस्पिटल के फोटोज़ लिए जा रहे थे, वीडियोज़ बनाई जा रही थी, और गॉड नोज व्हाट वहाँ हो रहा था। एक अजीब सा माहौल ही बन गया था। ये बहुत सारे ख्यालों में बस खोया ही हुआ था। तभी अचानक से एक फ़ोन की आवाज़ ने उसके ध्यान को जैसे तोड़ दिया। वो फ्लिच कर उठता है, क्योंकि उस पूरे शांत कमरे में ईबो की सिर्फ पुरानी यादें थी, और अचानक से यादों के बीच में एक डिस्टर्बेंस आ गया था। ईबो ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, क्योंकि सामने इंसान का नाम शो हो रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखा, फिर अपने मन में सोचा, तो इस टाइम पर तो स्टेट्स में रात हो रही होगी या फिर सुबह के लगभग 5 बज रहे होंगे। सान इतनी लेट इतनी मॉर्निंग में से कैसे कॉल कर सकता है? पर ईबो ने सारे थॉट्स को साइड रखते हुए अपना फ़ोन उठाया। उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, सान का। ईबो की आवाज़ के अंदर वो भारीपन था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को सोचते सोचते उसका गला भारी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जान भी कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं था। लास्ट नाइट का इंसिडेंट कहीं ना कहीं उसे भी डार्क मेमोरीज दे गया था। जान की मेस्ड लाइफ में और मेस्ड पीपल की उस लिस्ट में एक नाम जैस का भी है। ये बात उस समय की है जब सनाया जान की ज़िंदगी से चली गई थी। जान डिप्रेशन में था, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में कि वो बस नशे में हर दिन डूबा रहता था। और वहीं उसकी मुलाकात जैस से हुई थी, क्योंकि वो जहाँ रेंट पर रहता था वहाँ के लैंडलॉर्ड की वाइफ जैस थी। शुरुआत में जान की जैस से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि जैस बाहर रहती थी और काफ़ी टाइम के बाद वो वापस लौटी थी। पर जिस दिन से जैस ने जान को देखा था वो बस पर ट्राई कर रही थी। जान अपनी धुन में रहता था, क्योंकि उस टाइम पर उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा हार्श हो गया था। उसके पास जिम्मेदारी थी योजा की। उसका खुद का मेंटली स्ट्रेस था, और ऊपर से वो डिप्रेशन जो उसे बस खाए जा रहा था। सुजन जान के साथ ही रहती थी, वो उसे संभालती थी, योजा को संभालती थी, क्योंकि जान वो किसी भी हालत में किसी भी हद तक उन दोनों बच्चों को अकेले नहीं संभाल सकता था, यहाँ तक कि वो खुद को भी नहीं संभाल सकता था। और उस टाइम पर बस जान और जैस की दोस्ती होती चली गई। कहते हैं ना, गलत आदतों में और गलत समय पर जब इंसान अटक जाता है ना, तो बस गलत आदमियों से वो टकराता चला जाता है। बस वही कुछ हाल सान का था। सान ऑलरेडी बहुत गलत आदतों में पड़ चुका था और एक ऐसे गलत इंसान से भी टकरा गया जिसने उसकी आदतों को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। सुजन कहीं ना कहीं जान गई थी कि सान की क्या कमज़ोरी है और सान तक पहुँचने का रास्ता क्या है, और वो बस सान की उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगी। वो लोग इस दिन ऐसे ही क्लब में टकराए थे, और उस क्लब के बाद तो वो अक्सर आए दिन टकराने ही लगे। टकराते टकराते कब जान और जैस दोस्त बन गए इस बारे में जान को ही पता नहीं चला, पर वो बस एक साथ बैठने लग गए थे। वो बात अलग है कि जान को कभी भी जैस से कोई मतलब नहीं रहता था। वो बस जैस के साथ बैठता था, और वहीं दूसरी तरफ जैस भी जान के साथ बैठती थी, और वो लोग बस ड्रग्स लिया करते थे, ऐसे ड्रग्स जो जान के माइंड को पूरी तरह से नॉकआउट करने के लिए काफ़ी थे। और वहीं दूसरी तरफ जैस भी कंप्लीट नॉकआउट रहती थी, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की एक अफेयर के बारे में पता चला था जिसने उसे बस तोड़ दिया था अंदर से, इसलिए वो बस अपने घर से भाग रही थी। और जान के रूप में उसे एक परफेक्ट स्केप मिल गया था, इसलिए वो जान के करीब जाना चाहती थी, और जान को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस उन आवाज़ों को बंद करने के लिए वो ड्रग्स लेता था, अपने माइंड को कंप्लीट शट कर लेता था और बस खो जाता था। जैसे करते वक्त बीतता गया। सुजन जान को बहुत टोकती थी, हर रोज़ लगभग उनकी लड़ाइयाँ होती थी। सुजन ने बहुत बार जैस के साथ भी लड़ाई की थी, वो उसे बस दूर करना चाहती थी जान से, पर सब कुछ कर भी जान से वो जैस को दूर नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही एक दिन ये हुआ
जैज़ और सान एक बार फिर से एक साथ बैठे हुए थे। जान तो अपने नशे में था, पर जैज़ वो सान के करीब बढ़ रही थी। वो हर बार सान को बस टच करना चाह रही थी, और कब वो टच इतना ज़्यादा हॉट होता चला गया कि जान को बस रियलाइज़ ही नहीं हुआ। वो बस जैज़ के अंदर से खो गया था। उस टाइम पर बस उसे ईपो की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ईपो और लूसी का इंटरव्यू शो हो रहा था, जहाँ पर उन दोनों के कपल को बहुत प्रेस किया जा रहा था और उन्हें मेड फॉर ईच अदर बताया जा रहा था। और ये सारी न्यूज़ देखकर बसान बहुत परेशान हो गया था, और उस परेशानी से भागने के लिए वो अपने आप को नशे में डुबो लेना चाहता था। एंड उसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर जैज़ उठा रही थी। उसने सान को अप्रोच किया, उसके ऊपर लीन हो गई और उसे अनएप्रोप्रिएटली टच करने लगी। और कहीं ना कहीं सान भी उस हीट में जैसे खो गया था। उसका माइंड काम करना बंद कर चुका था। एक तो वो नशे में था ही, और ऊपर से उसके अंदर एक अजीब सी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। और इस तरीके से जैज़ का उसे अप्रोच करना, टच करना, वो उस हीट को और ज़्यादा हवा दे रहा था। एक पल के लिए तो सान भी उस हवा में जैसे खो गया था, और वो बस उस टच को रिस्पॉन्स करने लगता है। वो भी जैज़ को टच करने लगता है, पर सिर्फ कुछ पल के लिए, क्योंकि जैसे ही जैज़ ने सान को किस करने के लिए शुरू किया था और सान उस किस में लीन होता जा रहा था, एकदम से उसका माइंड ईबो के अंदर जैसे होने लग गया था। वो जैज़ को ईबो ही समझने लग गया था। पर जब जैज़ ने मौन करना शुरू किया, एकदम से सान के दिमाग ने उसे जैसे क्लिक किया हो, और उसने एक पल में जैज़ को बस दूर धकेल दिया। और उसी सीन पर उस जगह पर जैज़ के हस्बैंड फिलिक्स की एंट्री हो जाती है। और जब फिलिक्स ने अपनी खुद की वाइफ को उस पर चीट करते हुए देखा, तो ही वाज जस्ट ब्रोक आउट। एंड उसका वो आउटबर्स्ट सान के ऊपर निकलता है। एंड वो सान को बहुत पीटता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि सान बस सेंसलेस होते होते बचा था। और वहीं दूसरी तरफ जैज़ उसे सिर्फ रोकने की कोशिश कर रही थी। वो बस उससे ये कह रही थी कि जब वो चीट कर सकता है तो जैज़ भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती है। उन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सान बस फर्श पर पड़ा हुआ था। पर जब तक कि फिलिक्स ने जैज़ को ये नहीं बताया कि वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो उनकी एनिवर्सरी के लिए प्लानिंग कर रहा था, इसीलिए उसका बिहेवियर इतना अलग था। वो बस सरप्राइज प्लान कर रहा था। पर यहाँ उसकी वाइफ ये सब कुछ क्या कर रही है, वो भी इस इंसान के साथ। ये क्या कर वो इंसान को और ज़्यादा पीटने लगा। वहीं दूसरी तरफ जैज़ का माइंड कंप्लीटली शट हो गया था। समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है। पर तब तक समझना वो चाहती भी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ गई थी। एंड पुलिस इंसान को अरेस्ट कर ले जाती है, क्योंकि फिलिक्स ये कंप्लेंट फाइल करता है कि इंसान नशे में था और उसकी वाइफ के साथ मिसट्रीट कर रहा था, मिसबिहेव कर रहा था। और फिलिक्स ने जैज़ को फोर्स किया था कि वो भी पुलिस को यही स्टेटमेंट दे, और अगर वो नहीं देगी तो वो उसके सारे अलाउंस बंद कर देगा, और यहाँ तक कि उसके उस चीटिंग को फैमिली में सबके अंदर बता देगा। यहाँ तक कि जैज़ की पर्सनल लाइफ में जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जिसके साथ वो काम करती है, वहाँ सब भी बता देगा। उसके बाद जैज़ की कितनी बदनामी होगी, उस चीज़ की जिम्मेदार वो खुद होगी। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं जैज़ डर गई थी, इसीलिए उसने भी जान के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। उसके बाद जान काफ़ी लंबे वक्त तक जेल में रहा था, क्योंकि सुजन ने बहुत कोशिश की थी, पर वो जान को जेल से बाहर नहीं निकाल पाई थी। जान की उस ड्रग्स की हालत को लेकर, उसके टेस्ट्स को लेकर बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि जान की पर्सनल लाइफ को भी खंगाला गया था। और जान के साथ एक छोटा बच्चा है, और जान उसका सिंगल पेरेंट है, और ये होते हुए भी जान ड्रग्स ले रहा है। वो बच्चे को कैसे संभालेगा, और आगे इन फ्यूचर वो बच्चे के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ये सोचते हुए चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी भी वहाँ पर आ गई थी, और उन्होंने जान से लगभग ईज़ा की कस्टडी को छीन ही लिया था, अगर सुजन उस टाइम पर इंटरफेयर ना करती और जाकर सुजन के हस्बैंड फिलिक्स को असलियत ना बताती कि असलियत है क्या। जान उसकी वाइफ के साथ कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी वाइफ थी जो जानबूझकर जान को फोर्स कर रही थी। जान वहाँ पर इनोसेंट है, और जान की जो लाइफ में जो भी उसके एक्सपीरियंस थे, वो जाकर उसने सब कुछ फिलिक्स को बताया था। उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो प्लीज़ जान को जेल से बाहर निकाल दे, उनके पास से वो चार्जेस ले ले। जान की लाइफ में बस उसकी एक ही होप है, और उसका बच्चा है। इसके बाद वो जान को यहाँ से बहुत दूर लेकर चल जाएगी, और जान कभी उसकी लाइफ में वापस नहीं आएगा, नहीं कभी जैज़ के पास हो जाएगा वापस। और सुजन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर और ईज़ा और योसा के बारे में बहुत सारी बातें कहने पर तब जाकर कहीं फिलिक्स उस बात पर राजी हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता था उसकी भी खुद की छोटी बच्ची है, और एक बच्ची की लाइफ पर क्या असर हो सकता है, उसके पेरेंट्स का इस तरीके का डिस्टर्बेंस। यही सोचकर बस फिलिक्स ने सुजन को एक वार्निंग पर जान को बाहर निकालने के लिए कहा था कि जान उनकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। एंड इसके बाद हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। फिलिक्स ने अपने सारे चार्जेस वापस ले लिए थे, यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की सोर्स का इस्तेमाल किया, जिससे ईज़ा की कस्टडी को जान से ना लिया जाए। पर उसने जान को भी ये वार्निंग दी थी कि अगर जान ने इन फ्यूचर फिर से इन सभी ड्रग्स का या किसी भी तरीके से जैज़ के पास पहुंचने का कोई भी काम किया, तो एक बार फिर से यही सब सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एंड उसके बाद जान बस ईज़ा, योसा और सुजन के साथ उस जगह को छोड़कर हैंड्स पर आकर रहने लग गया था। एंड उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। जैसे कि जान ने अपने आप को संभाला, अपने आप को होश रखने के लिए, उन सब बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उसने बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि उसने अपने दिमाग की उस सारी बेचैनी को शांत करने के लिए साइकेट्रिस्ट से सेशन लेना भी शुरू किया। जर्नी आसान नहीं थी जान के लिए, पर उसने कोशिश की, और इस हद तक कोशिश की कि वो खुद को अब इतना सेंसिबल बना सकता था कि वो ईसा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सके बिना सुजन की हेल्प के।
पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसने सान को अभी भी बांध रखा है, जिससे सान चाह कर भी पीछा नहीं छोड़ा सकता। पर उसने ईज़ा के लिए सब कुछ किया, सब कुछ, और वो अभी भी कर रहा है। पर चीज़ें कभी भी उसके फेवर में नहीं रहती। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो वापस एक बार फिर से उसे बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे आज का इंसिडेंट देख लो, क्लब में अचानक से एक बार फिर से इस तरीके से जैस का उसके सामने आ जाना, वो सारी बातों को रिपीट हो जाना जिससे सान पीछे छुड़ाना चाहता है। वाई वाई क्यों हमेशा उसके साथ ऐसा होता है? खैर, सान और ईबो के बीच में उस फोन कॉल पर एक चुप्पी सी पसरी हुई थी। पर जब तक कि सान ने थोड़ी सी अटकती हुई आवाज़ में ईबो को पुकारा नहीं, क्योंकि सामने से ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया था। सान ने कहा, ईबो। ईबो एकदम जैसे अपने होश से बाहर आया हो, वो अपने बेड पर ठीक होकर बैठ गया। उसने कहा, सान का आप? सान ने कहा, हाँ, आई एम सॉरी, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब किया? ईबो ने घड़ी की तरफ एक बार फिर से देखा और फिर उसने अपने आप को वहीं बेड के साइड में सेटल करते हुए कहा, नहीं सान का, मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, पर आप इस वक्त कॉल कर रहे हैं? आई मीन सब कुछ ठीक तो है? इतनी सुबह सुबह? सान ने आप जाकर अपनी घड़ी में समय देखा था। उसने थोड़ा सा अटकती हुई आवाज़ में कहा, वो एक्चुअली आई एम सॉरी, वो मैं। ईबो ने कहा, आप ठीक तो हैं? सान ने अपने गले को ठीक करते हुए कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ईबो ने कहा, आपकी आवाज़ कुछ। सान ने कहा, वो बस मैं थोड़ा सा गला बैठ गया है मेरा। ईबो ने कहा, हो। सान ने कहा, आई एम सॉरी, वो पहले फ़ोन कट किया था ना। ईबो ने कहा, आप कहीं बिजी थे? आई मीन बाहर थे क्या? सान ने एक बार फिर से वही पूरी क्लब का सीन याद किया, लेकिन अभी इस वक्त तो ईबो को सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए उसने अपनी आंखों को बंद कर खुद को काम किया। एंड देन फिर ईबो से कहा, नहीं वो मैं बस थोड़ा काम से बाहर गया हुआ था, दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल। बाकी तुम बताओ, वहाँ चाइना में सब कुछ ठीक है ना? ईबो ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा और सान भी इंतज़ार करता रहा। उसके बाद ईबो ने ठंडी आवाज़ में कहा, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर सब कुछ बहुत मुश्किल है, सब कुछ। ईबो की आवाज़ का वो दर्द सान के दिल तक आराम से पहुँच गया था। ईबो और सान के बीच में शब्दों की ज़रूरत नहीं है, वो एक दूसरे की खामोशी को भी पहचान लेते हैं, जैसे दोनों दो छोर पर बैठे होकर भी एक दूसरे के उस अनकंफर्टेबलनेस को, एक दूसरे की बेचैनी को पहचान पा रहे हैं। ईबो जानता है सान कुछ अलग बिहेव कर रहा है, उसकी आवाज़ में कुछ तो है, और वहीं दूसरी तरफ सान भी समझ रहा है कि ईबो के दिल में भी कुछ है, इसीलिए ईबो इस तरीके से रुक कर बात कर रहा है। वरना ईबो हमेशा से एक एनर्जेटिक पर्सन रहा है, और ऊपर जिस तरीके से वो सान से बात करता है ये ईबो का स्टाइल नहीं है। इसीलिए दोनों बस एक दूसरे को कम्फर्ट कर रहे हैं अपनी बातों से, अपने शब्दों से। वो लोग कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं, इनफैक्ट काफ़ी देर तक बातें करते हैं। इस बीच में लगभग 2 घंटे गुजर गए थे। तभी सान को महसूस होता है कि कोई नीचे से धीमे धीमे कदमों से आ रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि ईज़ा था। उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, डैड। सान एकदम से फ्लिंच कर उठा, क्योंकि इस पूरे हॉल में वो शांति से बैठा हुआ था और अचानक से ईज़ा वहाँ पर आ गया। सान ने ईज़ा की तरफ देखा, उसने कहा, बेबी तुम उठ गए? ईज़ा ने कहा, मैं तो कब का उठ गया था डैड, आई विल वेट फॉर यू बट यू डिडंट कम इन माई रूम। ये कहते हुए ईज़ा सान की गोद में आकर बैठ गया था। ईबो ईज़ा की आवाज़ सुन रहा था। ईबो ने सान से फ़ोन पर कहा, सान का, क्या ईज़ा वहाँ पर है? ईज़ा ने भी कहीं ना कहीं ईबो की आवाज़ को सुन लिया था। उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, डैड फ़ोन पर कौन है? सान ने एक बार ईज़ा की तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ ईबो की आवाज़ को सुना। उसने अटकते हुए कहा, ईबो। ईज़ा ने कहा, वो रुको अंकल, मुझे बात करनी है। ये कहते हुए उसने सान से फ़ोन छीन लिया था। वहीं ईबो, उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने कहा, हे चैंप। ईज़ा ने चहकते हुए कहा, अंकल कैसे हैं आप? ईबो ने कहा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरा चैंप कैसा है? ईज़ा ने कहा, बहुत बुरा, वो रो रहा हूँ मैं। ईबो ने कहा, क्या? ईज़ा ने कहा, हाँ आप वहाँ चले गए हैं, डोंट फन, कोई फन नहीं है, डैड बहुत बोरिंग है। सान ने लगा अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? पर ईज़ा ने सान को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए ईबो से बात करते हुए कहा, आप कब वापस आएंगे? ईबो ने कहा, तुम मुझे मिस कर रहे हो? ईज़ा ने कहा, डेफिनेटली, प्लीज़ जल्दी आ जाइए ना। ईज़ा की ऐसी बातें सुनकर एकाएक ईबो के मन के अंदर जो सैडनेस थी वो जैसे कहीं काफिर हो गई हो। अंदर से एक वार्मनेस का एहसास उसे होता है। उसने एक धीमी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, मैं जल्दी वापस लौटूंगा चैंप, जस्ट वेट फॉर मी। ईज़ा ने कहा, प्लीज़ जल्दी आ जाइए, प्लीज़ डैड। ये कहते हुए उसने सान की तरफ देखा। एक पल तो सान की सांसें अटक गई थी और वहीं ईबो की भी। ईबो ने कहा, चैंप तुमने मुझसे क्या कहा? ईज़ा ने कहा, वो मैंने डैड की तरफ देखा और उनसे कहा कि वो भी आपसे रिक्वेस्ट करें। सान की सांसें अब थोड़ी नॉर्मल हुई थी। वहीं ईबो, उसे हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। सान ने कहा, चलो मुझे फ़ोन दो, मैं तुम्हारे अंकल से बात करता हूँ। ईज़ा ने फ़ोन को अपनी तरफ रखते हुए कहा, नो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे ही बोलिए, मैं फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रख रहा हूँ, 1 मिनट। ये कहते हुए ईज़ा ने तुरंत अपनी छोटी सी उंगली से फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रखा एंड फिर चैंकते हुए कहा, अंकल डैड आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, प्लीज़, वी मिस यू अ लॉट। सान ने कहा, तुम भी ना? ईबो ने कहा, ओके ठीक है, मैं जल्दी आऊँगा। सान का, ईबो की आवाज़ सुनकर सान जैसे अपने होश में वापस आया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ कह रहे हो? ईबो ने कहा, क्या आप भी मुझे मिस कर रहे हैं? ईबो का ये सवाल सुनकर एक पल के लिए सान रुक गया था। ईबो ने कहा, मिस कर रहे हैं क्या? सान ने एक तरफ ईज़ा की तरफ देखा,
फिर ईबो के सवाल को सुना, फिर उसने धीमे से कहा ईबो ने कहा तुम जल्दी वापस लौटूंगा। सान ने कहा जल्दी? ईबो ने कहा क्या मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ? सान ने कहा डेफिनेटली। ईबो ने कहा वेट अ मिनट वेट। ये कहते हुए ईबो ने तुरंत अपने फ़ोन में वीडियो कॉल को स्टार्ट किया एंड जैसे ही उसने वीडियो कॉल ओपन किया, सान ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। सामने ईबो था और उसके सामने दो सबसे ब्यूटीफुल शख्स जहान और ईजा दोनों अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देख रहे थे और उन्हें इस तरीके से देखकर ईबो ऑटोमेटिकली बिल्कुल किसी फ्लावर की तरफ ब्लूम करने लगा। उसने चहकती हुई आवाज़ में कहा वाओ गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट्स। जहान ने कहा गुड मॉर्निंग तो यहाँ हो रही है पर वहाँ तो गुड नाइट हो रही होगी ना। ईबो ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ हैं मेरे लिए वही टाइम है, तो आप दोनों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड चैम वेट फॉर मी, आई विल कम सो सून। ये कहते हुए उसने ईजा की तरफ देखा। ईजा ने भी चहकते हुए कहा आई वेट फॉर यू अंकल। ईबो ने कहा वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी सान के दरवाजे के ऊपर एकदम से खटखट की आवाज़ आती है। जहान ने पल के जैसे फ्लिंच कर उठा था क्योंकि इस पहर अब कौन आया होगा। ईबो ने कहा जहान ने कहा ईबो शायद गेट पर कोई है। ईबो ने कहा ओ तो जहान ने कहा हम बाद में बात करते हैं ओके, अपना ख्याल रखना स्वीट हार्ट एंड मत भूलना आई एम हियर फॉर यू, जल्दी वापस आना। जान की ऐसी बात सुनकर ईबो के दिल की धड़कनें बहुत तेजी के साथ बढ़ गई थी। वहीं जान के दरवाजे पर वो खटखट भी बहुत तेजी के साथ बढ़ गई थी। जान ने एक पल ईबो की तरफ देखा और अपने हाथों की मुट्ठी को बांध लिया क्योंकि उसे ईबो से एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी पर अभी शायद वक्त। इसीलिए उसने ईजा की तरफ देखते हुए कहा बेबी प्लीज़ जाकर गेट पर देख कर आना, तब तक मैं अंकल को बाय बाय कह देता हूँ। ईजा ने कहा डैड। जान ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा प्लीज़ जाकर देख कर आना, मुझे अंकल को बाय कहना है। ईजा ने कहा ओके मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए ईजा तुरंत काउच से नीचे उतरता है और वो गेट की तरफ भाग जाता है। वहीं ईबो जान की तरफ देख रहा था। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा अपना ख्याल रखना ओके। ईबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो भी जान को देख रहा था। वो देख सकता था कि जान थोड़ा सा हेजिटेट है, वो कुछ तो कहना चाह रहा है। ईबो ने कहा जान का उस फोन की स्क्रीन पर ईबो को इस तरीके से देखकर जान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को मजबूत करते हुए कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ ईबो, आई हैव लॉट टू टेल यू। ईबो ने कहा जान ने कहा बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने ईबो, बहुत ज़्यादा, और मुझे रियलाइज़ हो रहा है इस घर में तुम्हारी एब्सेंस, मेरी लाइफ में तुम्हारी एब्सेंस, सो प्लीज़ जल्दी। पर इंसान कुछ भी क्या पता, एक ईजा ने चीखते हुए कहा डैड प्लीज़। ईजा की ऐसी आवाज़ सुनकर एक ईबो और जान दोनों का ही ध्यान वहाँ चला गया था। ईबो ने कहा जान ने कहा ईबो आई थिंक ईजा को कोई प्रॉब्लम हो रही है, बाय स्वीट हार्ट जल्दी वापस आना, मैं देख कर आता हूँ ईजा को क्या प्रॉब्लम है। ये कहते हुए जान ने तुरंत फ़ोन काट दिया था बिना ईबो की बात सुने हुए। वहीं ईबो अपनी जगह पर बस स्टन सा बैठा रह गया था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया इस तरीके से ईजा का चिल्लाना, जान का फ़ोन काट देना, जान का जो कुछ भी कहना, ये सब कुछ नहीं ईबो को बस स्तंभ कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ईजा चिल्लाया था, जान की तो सांसें लगभग जैसे उखड़ गई थी। वो तुरंत गेट की तरफ भागता है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि वो ईजा की बहुत तेज से आवाज़ सुन पा रहा था। जान ने कहा ईजा क्या हुआ बेबी क्या हुआ। लेकिन वो जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है वो लगभग अपनी जगह पर से फ्रोज हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग गेट पर खड़े हुए थे और वो ईजा को जैसे अपनी तरफ खींच रहे थे। जान ने कहा यहाँ क्या हो रहा है। जान की ऐसी आवाज़ सुनकर एकाएक वो लोग रुक जाते हैं। उनमें से एक लेडी थी। उस लेडी ऑफिसर ने घर के अंदर आते हुए कहा सो मिस्टर शाहफीज जान, इज दिस यू। जान को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि यहाँ इस जगह पर जान को इस नाम से कोई नहीं जानता, सब लोग सीएन के नाम से जानते हैं। जान ने उस लेडी की तरफ देखते हुए कहा एक्सक्यूज मी हु आर यू। उस लेडी के साथ साथ और भी ज़्यादा ऑफिसर्स उस घर के अंदर आ गए थे। उस लेडी ने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हमें कंप्लेन मिली है आपके खिलाफ। जैसे ही जान ने सुना वो बस सामने की तरफ देखने लगा, एक डर जैसे उसके गेट पर आकर खड़ा हो गया हो। वहीं दूसरी तरफ ईजा सब चिल्ला रहा था क्योंकि जिस तरीके से एक लेडी ऑफिसर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था, ईजा को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे कभी भी इस तरीके से अनजान लोगों का टच पसंद नहीं आता और यहाँ तो एक शख्स उसे अपनी गोद में उठा रहा है। ईजा बस सब चीख कर जान के पास जाना चाहता था पर जान वो अपनी जगह पर जैसे रुक गया था। जान ने कहा आप यहाँ। उस लेडी ऑफिसर ने कहा जी हम यहाँ, हमें आपको कुछ टेस्ट करने हैं, सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। ये कहना ही था कि अगले ही पल घर के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं, बस चेकिंग शुरू कर देते हैं। अब लगभग 6 घंटे के बाद चाइना गुसू में ईबो को सुबह से ही पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा है और आज सुबह से ही उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आज उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है। आज का दिन उसके लिए बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा। सुबह से ही जैसे उसे लैंडमैन हुआ की आवाज़ जगह जगह सुनाई दे रही हो। लैंडमैन हुआ के साथ बीता हुआ हर एक पल उसकी आंखों के सामने से निकल रहा हो। दर्द बहुत है पर अंदर से सब कुछ खाली है। ईबो बस शांत है। इस कमरे में वो सुबह से है। यांगचंग ने भी बहुत बार ईबो को इस रूम से बाहर निकालने की कोशिश की पर ईबो ने दरवाज़ा खोला ही नहीं, वो यहाँ से बाहर निकला ही नहीं। पर अब जाना होगा क्योंकि टाइम है। कॉन्फ्रेंस हॉल में सब लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं और ईबो को उन सब के सामने जाकर वो सब कुछ कहना है जिससे वो बहुत देर से तैयार कर रहा है।
सेक्रेटरी जोन है उसे एक स्पीच तैयार कर दी है, पर वो चाहे कितनी भी बार पढ़ ले उसे एक शब्द भी याद नहीं हो रहा, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो की याददाश्त बहुत तेज़ है, एक बार में ही पढ़ने पर उसे सब कुछ याद हो जाता है, पर अपने डैड के लिए इतने सब कुछ शब्द बोलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। वो अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था, तभी गेट पर नॉक होता है। यांग चैंग ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम कमरे में ऐसे ही बैठे रहने वाले हो? सब लोग आ चुके हैं ईबो, जल्दी करो। ईबो फ्लिंच कर उठता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी डीप वॉइस में कहा, हाँ आ रहा हूँ। चैंग ने कहा, दरवाज़ा खोलो। ईबो ने कहा, चैंग मैं आ रहा हूँ। चैंग ने कहा, ओपन द डोर डैम इट, वरना मैं तोड़ दूंगा। चैंग की ऐसी आवाज़ सुनकर एक ईबो ऑटोमेटिकली दरवाजे तक पहुंच जाता है, एंड कुछ सेकंड के बाद ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। ईबो का ऐसा फेस देखकर यांग चैंग भी अपनी जगह पर रुक गया था। उसने ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। ईबो का चेहरा कंप्लीटली पेल था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, एंड उसकी पूरी कंडीशन देखकर ही कोई कह सकता था कि वो शख्स सच में बहुत मैस है। यांग चैंग ने कहा, तुम जानते हो ना वहाँ पर पूरे शहर का मीडिया होगा। ईबो ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? यांग चैंग ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम इतनी बड़ी कंपनी के CEO हो, तुम्हारे डैड की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, और तुम्हें उसकी तरह लगना भी चाहिए। तुम्हें कमज़ोर नहीं दिखना है ईबो। ये सब कुछ क्या है? ईबो ने कहा, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। चैंग ने कहा, मैं जानता हूँ, और कोई दिन होता तो मैं तुमसे कहता भी नहीं, पर ईबो आज का दिन बहुत स्पेशल है, किसी को मौका मत दो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने का, प्लीज़ प्लीज़ चैंप। ये कहते हुए यांग चैंग ईबो के पास आ गया था। वो बहुत वार्मली बात कर रहा था, क्योंकि वो जानता था ईबो इज ब्रोकन दिस टाइम, ही वाज सो सैड। सो यांग चैंग बस उससे बहुत डेलिकेटली हैंडल कर रहा था। उसने ईबो के कॉलर को ठीक किया, उसके बालों को ठीक किया, एंड ईबो बस एक कठपुतली की तरह वहाँ खड़ा रहा। यांग चैंग से सब कुछ समझाता रहा, पर ईबो शायद ही कुछ सुन पा रहा था। यांग चैंग ने कहा, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? ईबो ने कहा, हमें कब निकलना है? चैंग ने कहा, गाड़ी तैयार है तुम्हारी। पर इससे पहले ईबो कुछ भी कह पाता, पीछे से आवाज़ आती है, आर यू रेडी डार्लिंग? जैसे ही ये आवाज़ सुनी जाती है, वैसे ही यांग चैंग और ईबो दोनों की बॉडी एकदम से अपनी जगह पर फ्रोज हो गई थी। यांग चैंग ने लगभग अपनी आंखों को चढ़ाते हुए कहा, बकवास बंद करो। वहीं ईबो ने भी अपनी निगाहों को उस तरफ किया जहाँ से और कोई नहीं बल्कि लूसी आ रही थी। उसने एक ब्लैक कलर का बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट पहना हुआ था, जो शायद आज के फंक्शन से कंप्लीटली मेल खा रहा था। ये कहो ईबो से, ईबो ने भी एक ब्लैक टक्सीडो डाला हुआ था। लूसी ने कहा, यांग चैंग इतने साल हो गए हैं, थोड़ा तो पोलाइट हो जाया करो मेरे लिए। वैसे भी क्या तुम भूल गए हो मैं तुम्हारे दोस्त की फियांसे हूँ, तुम्हारी सोन टू भी मिसेस वांग हूँ, तो बहुत जल्द मैं तुम पर रूल करूंगी। अपनी मिसेस को अपनी मिस्ट्रेस को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो। ये तो उसने ईबो को हाथ पॉजिटिवली पकड़ लिया था। उसकी ऐसी सारी बातें सुनकर यांग चैंग ने सिर्फ उसे लुक दिया, एंड उसे कंप्लीटली इग्नोर करता हुआ वो ईबो की तरफ देखकर कहने लगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्द से जल्द आओ। ये कहकर वो फाइनली एक आखिरी लुक लूसी को देकर वहाँ से जा चुका था। लूसी ने कहा, हाँ तुम्हारे दोस्त इतना ज़्यादा मीन क्यों है मेरे साथ? मैं चाहे इसके साथ कितना भी पोलाइट होकर बात कर लूँ, पर ये हमेशा। ये कहते हुए बस लूसी उधर देख ही रही थी। ईबो ने कहा, लूसी ये सब क्या है? लूसी ने कहा, क्या 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 है? ईबो ने कहा, हम लोग। लूसी ने कहा, ओहो मैं जानती हूँ, वो तो मैं बस सिर्फ उसे चिढ़ा रही थी, एंड आई नो तुम्हें मेरा खुद को फियांसे बुलाना पसंद नहीं है। मिसेस वांग बुलाना तो ये तो तुम्हारे लिए सबसे नफरत का शब्द है, पर मैं तो बस। ईबो ने कहा, मैं जानता हूँ तुम सब सिर्फ, पर लूसी डोंट से दैट अगेन, ओके? क्योंकि तुम भी जानती हो ऐसा। लूसी ने शब्दों को पूरा करते हुए कहा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मिसेस वांग की जगह तो किसी और की ही है ना, है ना? ये कहते हुए लूसी की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज़ में एक सैडनेस। कि वो जानता था लूसी की सारी फीलिंग्स को, वो ये भी जानता था कि वो कहीं ना कहीं लूसी को हर्ट कर रहा है, पर लूसी वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है इन सब चीज़ों के लिए। लूसी ने कहा, अब ज़्यादा सैड मत हो, हम दोनों ऐसे ही ठीक हैं। खैर तुम तैयार हो गए? ईबो ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। लूसी ने कहा, तो चले? ईबो ने कहा, तुम चलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। लूसी ने कहा, पर अब? ईबो ने कहा, प्लीज़। लूसी ने कहा, ओके मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ। ये कहते हुए लूसी फाइनल लुक ईबो को देते हुए वहाँ से चली गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। इतने सालों में भी वो आगे नहीं बढ़ पाई। वो भी ईबो से प्यार करती है और शायद हमेशा करती रहेगी, और आखिर करे भी क्यों ना। ईबो उसका पहला प्यार है, पर ईबो उससे कभी प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। ये सच्चाई हमेशा उसका दिल तोड़ देती है, पर जिंदगी है, उसमें ही खुश है कि वो ईबो की दोस्त तो है कम से कम। खैर वहीं दूसरा, जैसे ही लूसी वहाँ से चली गई, ईबो अपने कमरे में जाता है। एक ड्रॉवर खुलता है जहाँ पर उसके और उसके डैड की बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर थी। ईबो ने उस फोटो की तरफ देखा, हल्के से अपने हाथों को फहराया और फिर धीमी आवाज़ में कहा, आई मिस यू डैड, आई मिस यू सो मच। लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू लड़क कर उस फोटो के ऊपर गिर गया था। ईबो ने अपनी आंखों को बहुत कसकर बंद किया, उस फोटो को अपने दिल से लगाया, बहुत सारी चीज़ों को याद किया, फिर एक गहरी सांस लेकर उस फोटो को वापस ड्रॉवर में रख दिया, जबकि समय हो चुका है। पर जाने से पहले एक बार उसने अपने फ़ोन को बाहर निकाला, सान का नंबर अपनी डायल लिस्ट में ढूंढा एंड सान को कॉल डायल कर दिया। पता नहीं क्यों पर उसका मन सान से वक्त बात करने का कर रहा था। एक और सुबह से ही मन कर रहा था। जब से सान का फ़ोन कटा था, ईबो ने लगभग 2 बार ट्राई किया था, पर हर बार सान का फ़ोन या तो अनरीचेबल जा रहा था या फिर फ़ोन जा रहा था तो कोई उठा नहीं रहा था।
इबो ने फिर से कॉल डायल किया और एक बार फिर से उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी। फ़ोन लगातार बज रहा था, बट नो आंसर। इबो ने कहा, अब इन्हें क्या हुआ, कहाँ चले गए ये? हाँ, ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे? ठीक है, तो इबो ने फिर से कॉल डायल करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से नीचे से आवाज़ आती है। जियांग चैंग ने चिल्लाते हुए कहा, इबो, क्या तुम्हें सारा फंक्शन लेट करना है? इबो ने कहा, आ रहा हूँ। ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली। ना चाहते हुए अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखा एंड वन लास्ट लुक उस पूरे रूम को देता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया था। लगभग 2 घंटे के बाद इबो एक बड़े से ऑडिटोरियम के बैक स्टेज में था। ऑडिटोरियम में इस वक्त बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, बहुत सारे, न जाने कितने ही सारे मीडिया पर्सन्स को वहाँ पर बुलाया गया था जो इस फंक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। साथ ही साथ बोर्ड मेंबर्स थे, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी इस पूरी मीटिंग के अंदर शामिल होने आए थे, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे। साथ ही वर्कर्स भी थे, एसोसिएट मेंबर्स थे और भी वेल विशर्स थे। जो भी लान ग्रुप से जुड़ा हुआ था वो हर एक शख्स आज इस ऑडिटोरियम में उपस्थित था, तो इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सब लोग बस इबो का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले पूरी लान कॉर्पोरेशन की जितनी भी हिस्ट्री थी वो सब कुछ उस प्रोग्राम में चलाई गई थी। एक पूरा ऐसा प्रोग्राम था जो कम्प्लीटली लान वैन हुआ की ज़िंदगी को डेडिकेटेड था। और अब वक्त आ गया था स्टेज पर इबो के आने का। चैंग ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, आर यू रेडी? इबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? चैंग ने कहा, इबो, तुम्हें जाना ही होगा, एंड आई नो तुम कर लोगे। ठीक है, तो चैंग ने इबो की तरफ देखा। इबो ने कुछ भी नहीं कहा। लूसी ने आगे आते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ, पर इबो ने तुरंत लूसी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। कम से कम आज के दिन तो मैं अपने डैड के लिए खड़ा हो ही सकता हूँ ना। ठीक है, तो इबो बस दोनों को पीछे छोड़कर आगे जा चुका था। वहीं दूसरा सेक्रेटरी ज़ो भी इसके साथ चल रहे थे। चैंग अपनी जगह पर जैसे स्तंभ खड़ा रह गया। इबो के शब्द काफ़ी थे उसे बताने के लिए कि इबो क्या कहना चाहता है। लूसी की आंखों में भी आंसू थे। लूसी ने कहा, वो अभी तक खुद को माफ़ नहीं कर पाया है। चैंग ने कहा, शायद कभी कर भी नहीं पाएगा, पर ये मौका है इस दर्द को थोड़ा सा कम करने का। ठीक है, तो दोनों इबो की तरफ देखने लग गए थे जो अभी भी स्टेज की तरफ बढ़ गया था। तभी इबो की सेकंड सेक्रेटरी जियांग चैंग के पास आती है। उसने कहा, सर। चैंग ने कहा, क्या हुआ है? उस सेक्रेटरी ने कहा, आई डोंट नो, पर मास्टर का फ़ोन बहुत देर से वाइब्रेट कर रहा है, कोई पर्सन लगातार कॉल कर रहा है, फ़ोन इंटरनेशनल है। जैसे ही चैंग ने सुना उसने कहा, क्या? उस सेक्रेटरी ने वो फ़ोन चैंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर ये फ़ोन आई डोंट नो किसका कॉल आ रहा है, मैंने उठाकर बात करने की कोशिश की पर सामने से कोई बोला ही नहीं। चैंग ने कहा, क्या? ठीक है, तो चैंग ने फ़ोन ले लिया था। उसने फ़ोन खोलकर देखा, उसमें लिटरली बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी एंड फ़ोन किसी अननोन नंबर से आ रहा था। चैंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो वो फ़ोन को देखने लगता है, नंबर इंटरनेशनल था। चैंग ने सोचा, क्या ये जान या, पर इससे पहले कि चैंग ज़्यादा कुछ सोच पाता तभी लूसी ने कहा, जल्दी देखो चैंग, देखो इबो वहाँ पहुँच गया है। अब चैंग का ध्यान स्टेज पर पहुँच गया था। वहीं दूसरी तरफ इबो फाइनली स्टेज पर आ गया था। बहुत सारे लोग तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। पूरे हॉल की निगाहें सिर्फ उसके ऊपर थी और इबो की निगाहें किसी के ऊपर नहीं। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, आगे कंप्लीटली इमोशनलेस। उसके हाथ में उसकी फाइल थी, सेक्रेटरी ज़ो ने उसके हाथ में थमा दी थी स्पीच के लिए। इबो ने उस फाइल को वहीं पोडियम पर रखा। माइक के सामने वो खड़ा हुआ एंड एक डीप वॉइस में और एक डीप आइज के साथ उसने पूरे हॉल में एक बार अपनी नजरों को घुमाया था। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे, जिन्हें देखकर इबो को पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा। उसके डैड ने सच में बहुत कुछ कमाया है, शायद इन सभी लोगों का प्यार, तभी तो हर इतनी कॉन्फ्रेंस पर इतने सारे लोग इतने सालों के बाद भी उसके डैड के लिए यहाँ आ गए हैं। इबो ने अपने गले को साफ किया और एक डीप वॉइस में कहा, हेलो एवरीवन। इबो की आवाज़ सुनकर सब लोग सिर्फ इबो की तरफ देखने लगे। अब हॉल में कम्प्लीटली पिन ड्रॉप साइलेंस था। इबो ने उस फाइल को खोला जिसमें वो स्पीच लिखी हुई थी, पर सब कुछ मटेरियलिस्टिक था। वो स्पीच कम्प्लीटली किसी और के थ्रू तैयार की गई थी। इबो ने पढ़कर बोलने की कोशिश की, पर पता नहीं कि उसके मन ने जैसे उसे इजाज़त ही ना दी हो। इबो की तरीके से चुप्पी देखकर लोगों के अंदर टेंशन बढ़ रही थी, खासकर सेक्रेटरी ज़ो, जियांग चैन, लूसी, जी और आंट जियांग जो अभी भी वहाँ पर पहुँचे थे। सब लोग बस इबो को देख रहे थे। सब जानते थे कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो सकता है, वो शायद डर सकता है, या स्टेज का फोबिया या जो कुछ भी हो उसके अंदर सारी घबराहट को सब महसूस कर पा रहे थे। इबो की उस घबराहट को जो उसे टेंशन दे रही थी। जी ने कहा, क्या वो डर गया है? चैंग ने कहा, पता नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लूसी ने कहा, मुझे लगता है मुझे स्टेज पर जाना चाहिए। तभी सेक्रेटरी ज़ो ने कहा, प्लीज़ मास्टर कुछ बोलिए, सब लोग आपको ही देख रहे हैं, आप इस तरीके से चुप नहीं रह सकते। सब लोग की आवाज़ें बस आ रही थी, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, पर आंट जियांग वहाँ बिल्कुल चुप खड़ी हुई। जब भी वो बहुत देर तक भी कुछ नहीं कहता तो लूसी ने कहा, मुझे जाना ही होगा, मैं जा रही हूँ, मैं जाकर उसको संभाल लूंगी। ये कहते वो आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी आंट जियांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। लूसी अपनी जगह पर रुक गई। लूसी ने आंट जियांग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे वहाँ, पर इससे पहले कि लूसी कुछ भी कहती, आंट जियांग ने अपनी मोनोटोन में कहा, मास्टर को किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। ये कहते हुए उन्होंने लूसी को एक लुक दिया। लूसी बस अपनी जगह पर फ्रोज हो गई थी। मैं दूसरी तरफ जियांग चैन पे अपनी माँ को देख रहा था। जियांग चैन ने कहा, पर अभी इबो को? आंट जियांग ने कहा,
मैंने कहा ना, मास्टर को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही वहाँ काफ़ी हैं। ये कहते हुए उसने अपनी निगाहों को वापस ईबो की तरफ बढ़ा लिया था, जो अपना सर झुकाए बस फाइल को ही घूर रहा था। तभी जी ने जियांग चैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसे समय दो। जियांग चैन ने जी की तरफ देखा, फिर अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपनी निगाहों को वापस ईबो की तरफ घुमा लिया। वो भी इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने उस फाइल को देखा, पर पढ़ना शायद बहुत मुश्किल था। उसका गला भारी हो रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे, मुट्ठियां बंधी हुई थी। बार बार रह रहकर हॉस्पिटल का वो सीन जैसे उसे याद आ रहा था। आंखों में अचानक से ऐसे आंसू आ गए। ईबो ने आंखों को कस कर बंद किया और एक झटके में फाइल को भी। ईबो का ये स्टंट उस बड़ी सी स्क्रीन पर नजर आ रहा था, जहाँ पर हर एक चीज़ कैप्चर हो रही थी। ईबो इस वक्त बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर बस लाइव शो हो रहा था। बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे, पर ईबो ने किसी की परवाह नहीं करी और लोगों ने भी शो नहीं किया। सब लोग पेशेंटली वेट करने लगे। ईबो ने उस फाइल को साइड किया एंड अपने पैंट की पॉकेट से उसने एक लेटर बाहर निकाला। वो लेटर उसने रात में तैयार किया था। जो कुछ भी उसके मन में आया था वो उसने बस लिख दिया था एक रॉ इमोशन के साथ। पर जैसे ही वो ने अपनी पैंट पॉकेट से उस लेटर को बाहर निकाला था, एक और पेपर था जो उसकी पॉकेट से नीचे गिर गया था, पर अभी ईबो का उस पर ध्यान नहीं था। ईबो ने उस पेपर को उस पोडियम पर रखा, एक गहरी सांस ली और वो लेटर पढ़ने लगा जो उसने अपने डैड के लिए लिखा है। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, दिस इज द लेटर फॉर यू डैड। ईबो की ऐसी आवाज को सुनकर सब लोग, जितने लोग वहाँ थे, वो और ज़्यादा गौर से ईबो की तरफ देखने लगे और ईबो सिर्फ उस लेटर को पढ़ने लगा। किसी को खोना कभी आसान नहीं होता और मेरे लिए तो शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक वही तो थे जो मेरा सब कुछ थे। ये कहते हुए ईबो की वो धीमी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। ईबो ने अपनी निगाहों को ऊपर उठाया जैसे बस कहीं अनंत में टिका दिया हो। उसकी आवाज़ को हर एक इंसान सुन रहा था और ईबो जैसे अपने इमोशंस, अपने जज्बात को उस आवाज़ में पिरो रहा था। उसने फिर से कहा, कहते हैं माँ बाप परछाई की तरह होते हैं, उनका साया आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देता है। वो होते हैं तो आप महसूस कर पाते हैं कि ज़िंदगी क्या है। पर सच मानिए, मेरे लिए मेरे माँ, मेरे पापा, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी दुनिया, मेरी सांसें, मेरी खुशी, मेरे आंसू, मेरा दर्द, मेरा कंधा, मेरा हर एक इमोशन मेरे डैड थे। जिस दिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए हैं, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, मुझे जानते हैं, पर फिर भी आप सबकी भीड़ में भी खड़ा होकर मैं किसी को नहीं जानता। इस पूरी बड़ी सी दुनिया में मैं सिर्फ एक ही शख्स से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार का मतलब सिखाया था। एक ऐसे प्यार का मतलब जो निस्वार्थ था, एक ऐसा प्यार जो सिर्फ उनका था, मेरा था। हमेशा उनसे प्यार करता था, करता हूँ और अपनी सांस के आखिरी दम तक करता रहूँगा। पर अफसोस कि मैं उन्हें कभी बता नहीं पाऊँगा, कभी उनसे नहीं कह पाऊँगा कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। कभी उन्हें नहीं बता पाऊँगा कि हाउ मच आई एम सॉरी, हाउ मच आई लव हिम, हाउ मच डिफिकल्ट टू ब्रीथ विदाउट हिम। पर आप सब लोग यहाँ आए, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग मेरे डैड की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं कि आपने अपने इतने प्रीशियस वक्त में से समय निकाल कर आज इस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को शामिल किया। तो उसके लिए सो थैंक यू वेरी मच। ये कहते हुए ईबो उस पोडियम से अलग होता है एंड पूरे स्टेज पर उन सभी लोगों के सामने कंप्लीटली 90 डिग्री बो करता है, रिस्पेक्ट में उन सभी लोगों की। और ईबो के इस जेस्चर पे वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग थे सब अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं और वो भी सिर्फ ईबो की तरफ देखने लगते हैं। ईबो ने वापस से खड़े होते हुए सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मेरे डैड ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ, इतना कि उनका नाम हर जगह है, पर असल में उन लोगों ने आप सबको कमाया है। आप लोग उनकी रियल वैल्यू हो, रियल लव हो। सो थैंक यू सो वेरी मच मेरे डैड को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हो तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे डैड के लिए प्रे करना कि वो जहाँ भी हो खुश हो, एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। आई होप आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप सब लोगों को उसी तरीके से सपोर्ट करूँ, प्रोटेक्ट करूँ जिस तरीके से मेरे डैड ने किया था। मैं आप सब लोगों के साथ उस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहूँ जैसे मेरे डैड हमेशा खड़े रहे थे। मेरे डैड ने बहुत मेहनत कर इस लान कॉर्पोरेशन को बनाया था। इस लान कॉर्पोरेशन की एक शख्स के साथ मेरे डैड जुड़े हुए थे और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं भी आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँ। पर उसके लिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा और मैं वो करूँगा,
कोशिश करूंगा आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो ईबो ने एक बार फिर से वो किया और ईबो की ऐसी बातें सुनकर फाइनली सब लोग की आंखों में आंसू थे एंड सब लोगों ने खुले दिल से ईबो के सारे प्रपोजल को स्वीकार किया। लोगों ने तालियां बजाकर ईबो का स्वागत किया एंड सब लोग सिर्फ ईबो की तरफ देखने लगे। वहीं ईबो, उसके लिए बहुत मुश्किल था, सब कुछ बहुत मुश्किल था, पर वो जैसा से हैंडल कर रहा था। ईबो की ऐसी स्पीच सुनकर एकाएक लोग पता नहीं अपने आप ही क्यों बहुत अच्छा महसूस करने लग गए थे। एक शख्स ने, 2 शख्स ने, 3 शख्स ने, और देखते देखते पूरे जितने भी लोग ऑडिटोरियम में थे सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया। ईबो को शायद वो लोग खुले आम के साथ वेलकम कर रहे थे। और ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर एक बार के लिए तो ईबो भी अपनी जगह पर बस फ्लिंच कर उठा था, पर वो अपनी उन भरी हुई आंखों से सबकी तरफ देखने लगा और सब लोग भी बस मुस्कुरा कर ईबो की तरफ देखने लगे। सबकी आंखें नम थी। ईबो की स्पीच ने सबको अपनी जगह पर बस रोक दिया था। तभी स्टेज पर सेक्रेटरी जो आ जाते हैं। सेक्रेटरी जो ने ईबो के कान में कुछ कहा। ईबो ने सिर्फ नोट किया। उसके बाद ईबो वापस पोडियम पर आ जाता है। उसने माइक पर धीमे से कहा, प्लीज़ एवरीवन, आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, तो ये मेरे डैड के लिए। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखे हुए उस रिमोट के बटन को दबा दिया था जो अभी भी सेक्रेटरी जो ने उसके हाथ में रखा था। और जैसे ही वो बटन दबता है, ईबो के पीछे जो बड़ी सी स्क्रीन थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है एंड अगले ही सेकंड वो बिल्कुल किसी दरवाजे की तरह खुल जाती है। और जैसे ही वो दरवाजे की तरह खुलती है, सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड था, बहुत बड़ा बोर्ड, जिसके ऊपर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था, लान ट्रस्ट। ईबो ने कहा, ये ट्रस्ट मैंने अपने डैड के लिए शुरू किया है। इस ट्रस्ट के थ्रू मैं उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जिसे भी हेल्प की ज़रूरत है। इस ट्रस्ट में हमारी 5 ब्रांचेस होंगी। फर्स्ट, होप होम, जिसके अंदर हम सभी ऑर्फनेज बच्चों को वेलकम करेंगे, एक ऐसे बच्चे जिनको सच में फैमिली की ज़रूरत है। सेकंड, होप ओल्ड एज होम, जहाँ पर हर एक ओल्ड कपल वेलकम है जो भी शायद उन बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है। थर्ड है होप हॉस्पिटल, यहाँ हर तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी एंड वो भी विदाउट अ कॉस्ट। फोर्थ है होप यूनिवर्सिटी एंड फिफ्थ होप फाउंडेशन, जिसमें आप सभी लोग किसी भी तरीके की हेल्प के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। मेरे डैड हमेशा कहते थे, हमेशा उम्मीद रखो, क्योंकि उम्मीद इंसान को जीने की वजह देती है। तो उन्हीं के लिए ये सब चीज़ है जो वो खुद करना चाहते थे, पर वो कभी कर नहीं पाए क्योंकि वो हम लोगों के बीच में से जल्दी चले गए। पर उनके नाम से आज से सारी ऑर्गेनाइजेशन आप सभी लोगों के लिए काम करेंगी एंड आई होप कि आपकी हेल्प कर सके। जैसे ही ईबो ने कहा और अनाउंसमेंट की, पूरा ऑडिटोरियम गड़गड़ाहट से गूंज गया था। सब लोग इस ब्यूटीफुल प्रपोजल को बस एक्सेप्ट कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सच में एक सपने के साकार होने जैसा था। लेनन हुआ हमेशा से ये चाहते थे और आज गुस्सू में उनके नाम का शायद एक अलग ही परचम लहरा चुका है। और ये फाउंडेशन एक नींव नहीं है, एक फ्यूचर है, जिस फ्यूचर को ईबो ने देखा है अपने डैड के लिए। सारी बातों के बीच में तभी सेक्रेटरी जो ने उस पेपर को उस फर्श से उठा लिया था। सेक्रेटरी जो ने ईबो की तरफ उस पेपर को बढ़ाते हुए कहा, सर, आई थिंक ये आपका है, इस पर आपका नाम लिखा हुआ है। ईबो एकदम से फ्लिंच कर उठा था। वो अपनी निगाहों को उस स्क्रीन से मोड़कर सेक्रेटरी जो की तरफ करता है, फिर उस पेपर की तरफ। ईबो ने कहा, मेरा? ये कहते उसने उस पेपर को ले लिया था। स्टेज पर अभी भी बातें चल रही थी, लोग बातें कर रहे थे। उस प्रपोजल को एक्सप्लेन करने के लिए और भी लोग वहाँ पर आ गए थे, पर ईबो का ध्यान उस पेपर पर आकर अटक गया था। ईबो ने उस पेपर को लिया, उसने सिर्फ नोट किया। सेक्रेटरी जो ने कहा, मैं और भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ लोगों को, अब आप चाहें तो। ईबो ने कहा, मैं यहीं रुक कर देखना चाहता हूँ। सेक्रेटरी जो ने कहा, ओके सर, जैसा आप चाहें। ये कहते सेक्रेटरी जो तो वहाँ चले गए थे, लेकिन ईबो के हाथ में वो पेपर रह गया था। ईबो ने उस पेपर को देखा, तभी उसे याद आया, ये तो वही एनवेलप है ना जो उस मेट ने उसे दिया था। ये ख्याल आते के साथ ही पता नहीं क्यों ईबो ने एक दो बार उसे उल्टा पलटा। वो भी स्टेज पर देख रहा था, काफ़ी भीड़ भड़का मचा हुआ था, काफ़ी सारे लोग बातें। ईबो के सेकंड सेक्रेटरी ने उसकी तरफ आते हुए कहा, सर, आप चाहें थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर से स्टेज पर आना होगा, तो रिफ्रेशमेंट वगैरह ले लीजिए बैक स्टेज, बाकी मैं आपको बुला लूँगी। ईबो ने सिर्फ नोट किया। इसके बाद वो स्टेज को छोड़कर बैक स्टेज आ गया था। जैसे ही वो बैक स्टेज पर आता है, सब लोग सिर्फ उसे हक कर लेते हैं। जियांग ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, जियांग ने भी कहा, मास्टर आप ठीक तो हैं। जी ने भी कहा, ईबो यू डिड ग्रेट। लूसी ने भी कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। सब लोग सिर्फ ईबो की तरफ देखने लगे एंड ईबो अपनी जगह पर बस दम से खड़ा हुआ था। सब लोग जब फाइनली कहकर ईबो से अलग हो जाते हैं, तब ईबो ने जियांग की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो वेरी मच मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। जियांग ने कहा, क्या डूड, मैं तो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम हुई, तुम्हारी तरह मैं बस ग्लू की तरह चिपका हुआ हूँ। खैर, तुमने अच्छा किया। ईबो ने कहा, थैंक यू। तभी आंट जियांग ने ईबो की तरफ उस पानी की बोतल को बढ़ाते हुए कहा, मास्टर पानी पीजिए, आप थक गए होंगे। पर ईबो ने पोलाइटली मना करते हुए कहा, नो आंट जियांग, नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। ये कहते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए उस पेपर को कसकर पकड़ रखा था। तभी लूसी का ध्यान ईबो के हाथ में पकड़े हुए उस लेटर पर चला गया था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो तुम्हारे हाथ में क्या है? ईबो का ध्यान भी उस लेटर पर आ गया। उसने कहा,
पता नहीं, आई डोंट नो क्या है ये। लूसी ने कहा तो खोल कर देखो ना, हो सकता है तुम्हें कोई लव लेटर मिला हो इतनी अच्छी स्पीच देने के बाद। इबो ने सिर्फ उसे एक ग्लेयर दिया, फिर बाद में फिर वो भी उसने कुछ सोच कर उस लेटर को देखा एंड एट लास्ट उसने उस लेटर को खोल दिया। लूसी ने कहा इतनी अच्छी स्पीच देने के बाद तुम्हें लव लेटर भी मिल गया, क्या मैं पढ़ूँ तुम्हारे लिए वो लव लेटर? ये कहती हुई लूसी इबो के हाथ में से उस पेपर को छीनने ही वाली थी, तभी जियांग चंग ने कहा क्या बकवास कर रही हो तुम इबो, क्या पेपर है ये? इबो ने कहा आई डोंट नो। जियांग चंग ने कहा तो पढ़ो ना उसे, हो सकता है कोई काम की चीज़ हो। वैसे भी तुमने अच्छी स्पीच दी, कांग्रेचुलेशन मैन, तुम्हारे इतने बड़े सपने का आई मीन अंकल लान जहाँ भी होंगे खुश होंगे। इबो ने कहा होप सो। ये कहते हुए इबो उस पेपर की तरफ देखने लगा एंड एट लास्ट उसने उस एनवलप को खोला, उसमें से उस पेपर को बाहर निकाला। जियांग चंग वगैरह पूरा ग्रुप अपनी बात करने में मशगूल हो गया था, वहीं इबो उसकी निगाहें उस पेपर की तरफ थी एंड जैसे ही उसने उस पेपर को खोला वो बस जैसे अपनी जगह पर रुक गया हो। वो एक एडमिशन फॉर्म था। इबो ने कहा ये क्या है? ये कहते हुए वो उस पेपर को पढ़ने लगा, पर जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बड़ी होती जा रही थी और पकड़ उस पेपर के ऊपर और ज़्यादा मजबूत। एक पल के लिए तो इबो को लगा जैसे कि उसकी सांसें रुक गई हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा वो जो भी उस पेपर में पढ़ रहा था। तभी स्टेज से अनाउंसमेंट होता है एक बार फिर से इबो को वहाँ पोडियम पर बुलाने के लिए। लगातार 3 बार सेक्रेटरी जो ने इबो का नाम पुकारा, पर इबो को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई भी नहीं। वो अपनी ही जगह पर जैसे जम गया था। जियांग चंग ने इबो की तरफ देखते हुए कहा इबो सेक्रेटरी जो बुला रहे हैं। ये कहते हुए वो इबो कंधे को हिलाने लगा, पर इबो अभी भी कोई कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। जियांग चंग ने कहा इबो। लूसी ने कहा इबो तुम ठीक तो हो? सी ने कहा हे क्या हुआ है तुम्हें? आंट जियांग भी टेंशन में आ गई थी। आंट जियांग ने कहा मास्टर आप ठीक तो हैं? पर इबो ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपनी निगाहों को ऊपर उठाया। उसकी निगाहें खाली थी, पूरी तरह से खाली। उसे जियांग चंग की तरफ देखते हुए कहा जियांग चंग ने कहा क्या सेक्रेटरी जो बुला रहे हैं, जाओ ना। ये कहते हुए वो सेक्रेटरी जो की तरफ देखने लगा था इबो को बुला रहे थे, पर इबो वो कुछ भी नहीं देख रहा था। तभी जियांग चंग ने कहा इबो सेक्रेटरी जो बुला रहे हैं चल। ये कहते हुए वो इबो का हाथ पकड़कर बस आगे ले जाए नहीं वालता था। अभी जियांग चंग को महसूस होता है कि इबो अपनी जगह पर बस जमा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जियांग चंग ने कहा तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें स्टेज पर नहीं जाना? अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, कम ऑन। ये कहते हुए उसे आगे ले जाने लगा, पर इबो ने एकदम से जियांग चंग से अपना हाथ छुड़ाया और इससे पहले कि कोई भी कुछ भी समझ पाता तो बस वहाँ से भाग गया था। जियांग ने चिल्लाते हुए कहा इबो इबो। ये कहते हुए उसकी तरफ दौड़ने लगा, पर इबो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था।